सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। जैसे कि पिछली कक्षा में हमने देखा कि हम मध्यकाल में प्रवेश कर चुके थे और मध्यकाल के दौरान हमने उसे 3 खंडों में बांटकर देखा था, जिसमें पहला जो खंड है वह पूर्व मध्यकाल का हिस्सा था। उसके बाद सल्तनत युग का समय आता है और सबसे अंत में हम मुगल काल का अध्ययन करते हैं। हम पूर्व मध्यकाल को भी ब्रांचेस में बांट चुके थे और इस कड़ी में चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम अरब के आक्रमण को देख रहे थे। और मैंने आप सभी को बताया कि इस कड़ी में तुर्कों का आक्रमण भी महत्वपूर्ण है, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, मोहम्मद गजनी और गोरी का आक्रमण, ये दोनों आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। ठीक है, दो शासक जो तुर्क में महत्वपूर्ण थे। जैसे मुझे याद है कि शायद मैंने मोहम्मद गजनवी को समाप्त कर लिया था और आज मोहम्मद गोरी से हमारा टॉपिक आगे आरंभ होने वाला था। ठीक है, इस कड़ी में मैंने आपको बताया कि सोमनाथ पर 1025 में अटैक हुआ था। किसने अटैक किया था? गजनवी ने अटैक किया था। सोमनाथ का मंदिर किस राज्य में है? सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है। ठीक है, आप में से कोई अभ्यर्थी बताएंगे कि जयपाल किस वंश का शासक था? जयपाल, जयपाल पूछ रहे हैं। जयपाल हिंदुशाही वंश का शासक था। ठीक है, क्या किया था इसने? इसने गजनवी के साथ गठबंधन किया था, जो बाद में टूट गया। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। मैंने आपको बताया था कि शाहनामा के लेखक फिरदौसी को अपने साथ गजनवी ने लाया। तहकीक ए हिंद के लेखक अल बैरूनी को अपने साथ गजनवी ने लाया। यह सब आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हमने देखा था कि पुराणों का अध्ययन करने वाला सबसे पहला जो मुस्लिम था वह अल बैरूनी था, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चले गए और हमने कई टॉपिक्स को एक साथ कवर किया था। आज का जो टॉपिक था तुर्क शासकों में, वह है मोहम्मद गोरी। आप हेडिंग देके छोड़ेंगे, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के विषय में जान लेते हैं। देखिए, तुर्क शासकों की कड़ी में यह अटैक करने वाला दूसरा शासक था। और ध्यान रखिएगा कि जैसे इसके पहले के शासक आए थे तो उनका उद्देश्य भारत में धन लूटना था, लेकिन इसका उद्देश्य धन लूटने के साथ साथ इस्लाम का प्रचार भी करना था। और गोरी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण है वह पृथ्वीराज चौहान के साथ हुए तराइन के युद्ध से जोड़कर देखा जाता है, जिसमें 1191 में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। लेकिन 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय अथवा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी का सामना किया, लेकिन पृथ्वीराज परास्त हो गए। परास्त होने का क्या कारण था? तो जो इस्लामिक शासक थे वह हिंदू रीति रिवाजों को मानकर युद्ध नहीं करते थे, जबकि जो राजपूत शासक थे वे इथिकल वॉरियर्स थे। जैसे रात को युद्ध नहीं करना, पीठ दिखाकर नहीं भागना, नियम और कायदे कानून के साथ युद्ध करना, यह उनकी परंपराओं में शामिल था। जबकि जो इस्लामिक शासक आए वह किसी युद्ध परंपरा को नहीं मानते थे। तो परिणाम यह होता था कि छल कपट से भी कई बार परास्त कर दिया करते थे। अब मैं आपको बता दूं कि इनके जो 17 महत्वपूर्ण आक्रमण हैं, इस कड़ी में मुल्तान और सिंध को सबसे पहले इन्होंने जीता था, मोहम्मद गोरी ने। और इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि गोरी की जो कद और काठी थी वह इतनी विशाल और मजबूत थी कि सामने से कोई शासक शायद ही मोहम्मद गोरी को परास्त कर सकता था।
ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तथ्य को। और भारत एक ऐसा देश रहा है, भारत एक ऐसा देश रहा है जिस देश में एकता का अभाव रहा है इतिहास में, और इसी का फायदा उठाया मोहम्मद गोरी ने। जब पृथ्वीराज के साथ लड़ाई चल रही थी, जब पृथ्वीराज के साथ लड़ाई चल रही थी, तो एक कथा है कि कन्नौज के शासक जयचंद्र ने क्या किया, विश्वासघात किया, और उसको हम आगे देखेंगे। और जब जयचंद्र ने विश्वासघात किया, तो उसी विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज की पराजय भी हुई। और कहते हैं कि यहीं से मुस्लिम शासन भारत में प्रशस्त हुआ था, और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत युग का पहला सम्राट बना। उसके बाद मुख्य सम्राटों में इल्तुतमिश का नाम आता है, और फिर देखिएगा गुलाम, तुगलक, खिलजी, सैयद, लोदी इत्यादि जो राजवंश हैं वो आगे बढ़ते चले गए। तो हम इस एक एक पॉइंट का अध्ययन करेंगे, और आज हम कोशिश करेंगे कि गोरी को पहले समाप्त कर लें। खास करके गोरी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट बूस्टर फैक्ट्स हैं उनको हम देख लें। ठीक है, कहाँ पर कितना लिखवाए हैं। अब मोहम्मद गोरी से पहले हमने गजनवी को समाप्त कर लिया है। ठीक है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं। आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमने हेडिंग में मोहम्मद गोरी लिखा है, यहां से शुरू करेंगे। लिखिए, तुर्कों के आक्रमण का दूसरा चरण, तुर्कों के आक्रमण का दूसरा चरण तुर्कों के आक्रमण का दूसरा चरण दूसरा चरण दूसरा चरण महमूद गोरी ने शुरू किया। तुर्कों के आक्रमण का दूसरा चरण महमूद गोरी ने शुरू किया। महमूद गोरी ने शुरू किया। उसने भारत पर 17 आक्रमण किए। उसने भारत पर 17 आक्रमण किए। उसने भारत पर 17 आक्रमण किए। ठीक है, अब इस तथ्य को ध्यान से समझते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि गोरी का मुख्य उद्देश्य क्या था। एक तो तुर्क आक्रमण करता था, आक्रांता था, तो इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से भारत आया, और साथ ही इसका उद्देश्य भी धन लूटना था। ठीक है, इस पॉइंट को लिख दीजिए कॉपी में। लिखिए, इन आक्रमणों का उद्देश्य इन आक्रमणों का उद्देश्य इन आक्रमणों का उद्देश्य इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना,
एवं एवं धन लूटने के साथ साथ साम्राज्य का विस्तार करना था। एवं धन लूटने के साथ साथ साम्राज्य का विस्तार करना था। धन लूटने के साथ साथ साम्राज्य का विस्तार करना था। ठीक है, तो यह थी परिचय की बातें। अब यह देखना महत्वपूर्ण है कि इन 17 आक्रमणों में से कौन कौन से आक्रमण हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। एक हेडिंग बना दीजिए। देखिए, 17 आक्रमण में से 17 आक्रमण में से 17 आक्रमण में से निम्नलिखित आक्रमण हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सत्रह आक्रमणों में से निम्नलिखित आक्रमण हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। सबसे पहला लिखिए 1175 1175 ईस्वी। 1175 ईस्वी। अब ध्यान रखेंगे, पहले समझ लेते हैं। एक दर्रा है जिसका नाम है गोमल दर्रा। यह पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर क्षेत्र में है, सीमावर्ती क्षेत्र में है। तो जब सबसे पहला सफल अटैक किया, उसने आक्रमण किया, तो गोमल दर्रे को पार करके आया और सिंध प्रांत पर कब्जा कर लिया। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण है। इसको लिख लीजिए। लिखिए, 1175 ईस्वी में सबसे पहले 1175 ईस्वी में सबसे पहले ग्यारह सौ पचहत्तर ईस्वी में सबसे पहले मुल्तान एवं सिंध, मुल्तान एवं सिंध को जीता। मुल्तान एवं सिंध को जीता जीता तथा गोमल दर्रे को पार कर भारत आया। तथा गोमल दर्रे को पार कर भारत आया। गोमल दर्रा लिख लीजिएगा, पाकिस्तान में है, अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर क्षेत्र में है। गोमल दर्रे को पार कर भारत आया। ठीक है, अब लिखिए नंबर 2, 1178 ईस्वी। 1178 ईस्वी। 1178 ईस्वी। अब इसमें क्या किया? इसमें इसने गुजरात पर आक्रमण किया। हाँ छोटू जी, वेरी गुड। इसमें इसने क्या किया, तो गुजरात पर अटैक किया। लेकिन मूलराज या भीमा द्वितीय ने क्या किया, इसको परास्त कर दिया, हरा दिया। इसको लिख दीजिए।
देखिए, गुजरात पर आक्रमण किया, गुजरात पर आक्रमण किया, गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन लेकिन वहां के सोलंकी वंश के शासक, लेकिन वहां के सोलंकी वंश के शासक भीमा द्वितीय ने, सोलंकी वंश के शासक भीमा द्वितीय ने भीमा द्वितीय ने माउंट आबू के पास उसे पराजित कर दिया। माउंट आबू के पास उसे क्या किया? पराजित कर दिया, पराजित कर दिया। ठीक है, अब तीसरा लिखिए, 1190 ईस्वी। ग्यारह सौ नब्बे ईस्वी। अब यह भी हार मानने वाला शासक नहीं था, लगातार आक्रमण का प्रयास कर रहा था। इसका अर्थ है कि एक बड़े उद्देश्य को लेकर आया था, और उद्देश्य क्या था? केवल धन लूटना ही नहीं था, बल्कि इस्लामिक साम्राज्य का प्रसार करना भी था। इसमें इसने दो जगहों को जीत लिया, पेशावर और लाहौर, जो उस समय अखिल भारत के प्रांत में थे। वर्तमान स्थिति में आज के ज्योग्राफी में पाकिस्तान के नक्शे पर है। तो लिख दीजिए तीसरे पॉइंट में, पेशावर एवं लाहौर को जीत लिया। पेशावर एवं लाहौर को जीत लिया। पेशावर एवं लाहौर को जीत लिया। ठीक है, 3 युद्ध हुए। अब चौथा युद्ध जो है वो निर्णायक युद्ध है। देखिए नंबर 4, नंबर 4 लिखिए, इस कड़ी में उसने इतिहास के 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। इस कड़ी में उसने इतिहास के 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। पहला, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। ठीक है, अब इस तराइनी के दोनों युद्ध को समझ लेते हैं, यह क्यों महत्वपूर्ण है। जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय कहें अथवा पृथ्वीराज चौहान कहें या राय पिथौरा कहें, पृथ्वीराज चौहान का ही उपनाम है राय पिथौरा, तो जब उनसे
1191 में गोरी का सामना हुआ। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया और स्थिति यह आ गई कि मोहम्मद गोरी जमीन पर गिरा हुआ है और पृथ्वीराज घोड़े पर बैठे हुए हैं। यदि एक तलवार चला दिया होता तो क्या होता? भारत में इस्लामिक साम्राज्य का वहीं अंत हो जाता। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जो क्षत्रिय थे, जो बाद में राजपूत भी कहलाए, वे इथिकल वॉरियर्स थे, नैतिकता का पालन करते थे और उनके लिए युद्ध का भी नियम होता था, जैसे सूर्यास्त के बाद आक्रमण नहीं करना, भागते हुए शत्रु पर प्रहार नहीं करना, युद्ध में किसी भी स्थिति में पीठ नहीं दिखाना, महिलाओं पर आक्रमण नहीं करना। तो यह सब क्षत्रिय युद्ध नियम के प्रमुख बिंदु थे। तो जब मोहम्मद गोरी जमीन पर गिरा हुआ था तो पृथ्वीराज ने असहाय समझकर उसे क्या किया? जीवन दान दिया। अब यहां एक घटना है जो जयचंद से जुड़ी हुई है। जयचंद को इतिहास का एक मुख्य गद्दार शासक भी कहा जाता है, क्योंकि जयचंद पृथ्वीराज के मौसेरे भाई थे और उस समय पृथ्वीराज का शासन दिल्ली और अजमेर तक था, भारत के राजा थे। लेकिन जयचंद कन्नौज का सम्राट था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी उस समय में। तो जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता, जिसका स्वयंवर चल रहा था, जबकि संयोगिता का प्रेम पृथ्वीराज के साथ चल रहा था। तो पृथ्वीराज ने संयोगिता को भगा लिया और विवाह कर लिया। इस बात से जयचंद इतना नाराज हुआ कि वह रिवेंज के ताक में था, बदला लेने के ताक में था, और उसे मोहम्मद गोरी एक विकल्प के रूप में दिखा। उसने इसका प्रयोग भी किया और उसने क्या किया? तो तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ भी दिया और पृथ्वीराज के साथ विश्वासघात कर लिया। फिर भी पृथ्वीराज के पास अधिक सेनाएं थी, जबकि मोहम्मद गोरी के पास कम सेनाएं थी। यदि उस समय ऐतिहासिक आंकड़ों को हम देखें तो लगभग 1,20,000 सैनिक मोहम्मद गोरी के पास थे, जबकि 3 लाख से अधिक सेनाएं पृथ्वीराज चौहान के पास थी। लेकिन जो एक अंतर था, डिफरेंस था, वो ये था कि मोहम्मद गोरी के सेना में घुड़सवार बहुत अधिक थे, जो काफी तेजी से भाग सकते थे, किसी को जल्दी से घेर सकते थे और तीव्र आक्रमण कर सकते थे। लेकिन पृथ्वीराज की सेना में हाथियों की संख्या अधिक थी। युद्ध में 2 कारण से पृथ्वीराज हारे। पहला कारण कि तुर्की शासकों ने, मोहम्मद गोरी के सेनाओं ने रात्रि में आक्रमण कर दिया, जबकि आपको मैंने अभी बताया है कि क्षत्रिय नियमों के अनुसार रात्रि में युद्ध नहीं कर सकते थे। इसकी भी एक क्षति हुई। दूसरी क्षति हुई कि जो घुड़सवार दल सैनिक थे मोहम्मद गोरी के हाथ में, उन्होंने क्या किया? तो हाथी पर सवार सैनिकों को बहुत तेजी से घेर लिया और उन्होंने सैनिकों पर बाण बरसाने के बजाय हाथी पर बाण बरसा दिए। इससे हाथी मतवाला हो गया और उसने अपने ही सैनिकों को कुचल डाला। यह युद्ध नीति है। तो सैनिक की क्षति हुई और ऊपर से जयचंद के जो सैनिक थे वो ऐड हो गए इस तरफ, तो उन्होंने भी क्षत्रियों को काफी नुकसान पहुंचाया। परिणामतः ऐसा हुआ 1192 के युद्ध में पृथ्वीराज हार गए और पृथ्वीराज और उनके कवि चंद्रवर्दय दोनों को मोहम्मद गोरी ने बंदी बना लिया। ध्यान रखिएगा। और यहां से भारत में एक तरह से देखा जाए तो इस्लामिक शासन की नियमित शुरुआत हुई। एक बात और महत्वपूर्ण है, 1191 के युद्ध में जब पृथ्वीराज की विजय हुई थी तो चंद्रवर्दय ने उसी उपलक्ष्य में पृथ्वीराज रासो लिखा था, जबकि जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। ये भी लिखवा देंगे, इसको नहीं भूलिएगा। लेकिन द्वितीय युद्ध में क्या हुआ? कवि और राजा दोनों बंदी बन गए। अब और एक महत्वपूर्ण बात है, 2 साल के बाद 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी परास्त कर दिया, ठीक है, और कन्नौज पर कब्जा कर लिया और अब वह पूरे भारत का सम्राट हो गया था। लेकिन 1206 में जब वह भारत विजय करके वापस अपने देश को लौट रहा था तो कहते हैं कि जाट के जो समुदाय होते हैं वो बड़े वीर योद्धा हुआ करते थे, और एक जाट था रामलाल खोखरे, उसने 25,000 सेनाओं के साथ अटैक कर दिया जाते समय, और उसने क्या किया? मोहम्मद गोरी का गला काट दिया और हत्या कर दी। अब मोहम्मद गोरी ने अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में बैठा दिया था, अर्थात कि वो क्या करता? शासन को देखता, लेकिन असली राजा मोहम्मद गोरी था।
लेकिन अब चूंकि राजा की हत्या हो गई है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, स्वयं को अखिल भारत का समझिए सम्राट घोषित कर दिया, एक स्वतंत्र सम्राट घोषित किया। और वहीं से सल्तनत वंश की शुरुआत हुई। जब हम सल्तनत वंश को देखेंगे तो गोरी के बाद फिर हम और शासकों को, ऐबक के बाद हम और शासकों को देखेंगे। फिलहाल हम मोहम्मद गोरी के विषय में 4-5 बातें लिख लेते हैं। तो 2 युद्ध की मैंने चर्चा की, ये आपने लिख लिया है। अब लिखिए अगले पॉइंट में चार देकर, क्या सभी कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हाथ खड़ा कर दें, हैंड रेज कर दें, स्मार्ट तरीका है, उससे पता चल जाएगा। Good. ठीक है। अब आपको याद भी हो गया हो, पहले से भी आपको याद हो सकता है, जो लोग पढ़ के आए होंगे उनको पहले से याद होगा। अब लिखिए 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में, 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज तृतीय अथवा राय पिथौरा अथवा राय पिथौरा ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। राय पिथौरा ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। पराजित कर दिया। ठीक है। इस कड़ी में जीत के उपलक्ष्य में चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा। चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, जबकि जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा। जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा। पृथ्वीराज विजय लिखा। जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 1192 ईस्वी का तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 ईस्वी का तराइन का द्वितीय युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। मोड़ साबित हुआ। लिखिए मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया एवं भारत में मुस्लिम शासन का मार्ग प्रशस्त किया।
एवं भारत में मुस्लिम शासन का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है। देखिए इस युद्ध में पृथ्वीराज के मौसेरे भाई जयचंद ने धोखा दिया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज के मौसेरे भाई जयचंद ने धोखा दिया था। धोखा दिया था। ठीक है। जयचंद ने धोखा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट नोट में लिख दीजिए। देखिए जयचंद कन्नौज का शासक था। नोट नंबर 1, जयचंद कन्नौज का शासक था। कन्नौज का शासक था। नोट नंबर 2, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली एवं अजमेर के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली एवं अजमेर के शासक थे। अजमेर के शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट लिखवाएं कि नहीं अभी कि पृथ्वीराज ने जयचंद को 1194 में पराजित किया। इसको भी नोट कर लीजिए। अच्छा, इसको भी लिख लीजिए, नोट के बाद लिख लीजिए। लिखिए मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में जयचंद को भी पराजित कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए कालांतर में गजनी वापस लौटते समय कालांतर में जगह का नाम गजनी है। कालांतर में गजनी वापस लौटते समय मोहम्मद गौरी का सामना मोहम्मद गौरी का सामना गौरी का सामना खोखर जाटों से हुआ। खोखर जाटों से हुआ। खोखर जाटों से हुआ। इसी में एक लाइन और ऐड कर देंगे। देखिए 15 मार्च 1206 ईस्वी को 15 मार्च 1206 ईस्वी को 1206 ईस्वी को जाट योद्धा रामलाल खोखर ने जाट योद्धा रामलाल खोखर ने
रामलाल खोखर ने 25,000 सैनिकों के साथ 25,000 सैनिकों के साथ 25,000 सैनिकों के साथ गोरी पर आक्रमण कर दिया। गोरी पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया एवं उसका सिर काटकर उसकी हत्या कर दी। एवं उसका सिर काटकर उसकी हत्या कर दी। ठीक है। अब ध्यान देंगे कि जो इस्लामिक शासक भारत में आए वह अपने अधीन दासों को रखा करते थे, और दास वह व्यक्ति होता था जिसे अपने स्वार्थ हेतु खरीदा या बेचा जा सकता था। लेकिन एक जो पॉजिटिव बात थी वह यह थी कि दासों का प्रमोशन भी होता था। एक दास यदि बेहतर कार्य करता है, अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो वह दास से सूबेदार, सूबेदार से क्या हो सकता था, सेनापति, और वहां से वह राजा भी बन सकता था, सम्राट भी बन सकता था। ठीक है, सुल्तान भी बन सकता था। तो ध्यान रखिएगा कि जब मोहम्मद गोरी भारत से वापस लौटने लगा तो उसने इस देश का चार्ज कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया जो गुलाम वंश का था। और जब गोरी की मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को भारत का स्वतंत्र सम्राट के रूप में खुद को पेश किया। इस पॉइंट को लिख दीजिए, पैराग्राफ बदल कर लिखेंगे। देखिए, अति महत्वपूर्ण है कि कालांतर में मोहम्मद गोरी का दास कालांतर में मोहम्मद गोरी का दास मोहम्मद गोरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को दिल्ली सल्तनत का स्वयं को दिल्ली सल्तनत का स्वतंत्र सम्राट घोषित किया। स्वतंत्र सम्राट घोषित किया एवं गुलाम वंश या दास वंश की नींव रखी। एवं गुलाम वंश या दास वंश की नींव रखी। दास वंश की नींव रखी। ठीक है। अब मोहम्मद गोरी के पास भी शासन संचालन को लेकर कुछ बेहतरीन नीतियां थी। जब भी कोई शासक किसी बड़े राष्ट्र पर अधिकार करने के लिए आता है और शासक समझदार होता है तो वह निश्चित रूप से सभी धर्मों के प्रति क्या होता है, संभाव रखने का प्रयास भी करता है ताकि आम जन के हृदय को क्या करे, जीत सके, विश्वास को जीत सके। तो मोहम्मद गोरी ने भी क्या किया, सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति छपवाई।
इसको लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो धार्मिक सहिष्णुता को दिखाता है। देखिए, मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी, अंकित थी। ठीक है। अब जैसे कि हमने पिछले कक्षाओं में बख्तियार खिलजी के बारे में पढ़ा, तो मैंने आपको लिखवाया था कि अंतिम रूप से 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा का सर्वनाश कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1197 में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर और 1202 ईस्वी में बंगाल पर विजय प्राप्त कर लिया था। और बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का ही सेनापति था। इसको भी लिख दीजिए। देखिए, अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि मोहम्मद गौरी के सेनापति, मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1197 ईस्वी में बिहार, 1197 ईस्वी में बिहार बिहार जबकि 1202 ईस्वी में बंगाल पर विजय प्राप्त कर लिया। जबकि 1202 ईस्वी में बंगाल पर विजय प्राप्त कर लिया। बंगाल पर विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है, नोट लिख दीजिए इसके बाद। वैसे ये पॉइंट पहले भी लिखा चुके हैं एक बार। लिखिए, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के माध्यम से हमने तुर्की शासकों के दो महत्वपूर्ण सुल्तानों को देख लिया, जिसमें मोहम्मद गजनवी और गोरी को हमने परीक्षा के दृष्टिकोण से देख लिया है। हमने बख्तियार खिलजी का भी अध्ययन कर लिया। अब इस कड़ी में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक चैप्टर है दक्षिण भारतीय राज्य, जिसकी चर्चा हम किसी और क्लास में करेंगे। ठीक है, वो पूर्व मध्यकाल का ही हिस्सा है। और एक दूसरा जो खंड है वह है राजपूत साम्राज्य। अभी हेडिंग में लिखिए राजपूत राज्य। ध्यान रखेंगे कि पहले जिनका नाम क्षत्रिय था, पूर्व मध्यकाल आते आते उसी को राजपूत के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे भी कारण है। राजपूत राज्य। अब राजपूतों के अभ्युदय की जो कथा है, उसमें बाद में कई ब्रांच निकले, कई शाखाएं निकली, जिसमें हम मुख्य रूप से 5 कुल को परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसकी चर्चा पृथ्वीराज रासो के चंदवरदय जो रचना है पृथ्वीराज रासो, तो चंदवरदय की रचना पृथ्वीराज रासो में देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, 5 कुल की चर्चा जो अग्निकुल से संबंधित है, और यह पूछा भी जाता है कई बार। इसका अपना एक इतिहास है। तो लिख दीजिए राजपूत राज्य में। लिखिए,
चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज रासो में अग्निकुल की व्याख्या की है। अग्निकुल की व्याख्या की है, जिसमें जिसमें चालुक्य, प्रतिहार, परमार एवं चौहान, चालुक्य, प्रतिहार, परमार एवं चौहान जैसे 4 राजपूत राज्यों का उदय हुआ। चार राजपूत राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, उदय हुआ। एक लाइन उसमें ऐड कर दीजिए, लिखिए अग्निकुल का संबंध राजपूतों के अभ्युदय से है या उत्पत्ति से है। अग्निकुल का संबंध राजपूतों के उत्पत्ति से है। अब हमें इन चारों वंशों में एकाध मुख्य बातों को देख लेना है। शेष बातें इस सीरीज के माध्यम से अथवा बूस्टर फैक्ट्स के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे, क्योंकि यह अंशतः महत्वपूर्ण है। कहीं कहीं पर संस्थापक के बारे में पूछा जाता है, कहीं कहीं पर राजधानी के विषय में पूछा जाता है, और इसी कड़ी में राजा भोज के विषय में भी एक आध बार प्रश्न पूछा गया है, उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है? चालुक्य, उसके बाद प्रतिहार, फिर परमार, फिर चौहान। अब जैसे मैं लिखवा देता हूं वैसा लिखिए। आप 1 नंबर पर परमार लिखिए, इसको लिखिए। जो जो वंश उल्लेखनीय हैं अथवा जो जो उपवंश उल्लेखनीय हैं उसको देखेंगे। परमार, आज भी इस जाति के राजपूत पाए जाते हैं जो पवार टाइटल लगाते हैं, देखिएगा, तो ये वही है। इसमें लिख दीजिए पहला पॉइंट। कोई बताएंगे कि इसकी परमारों की राजधानी कहां थी? इसकी राजधानी थी धार, एमपी, मध्य प्रदेश। देखिए राजधानी में धार, मध्य प्रदेश। ठीक है, धार, मध्य प्रदेश। संस्थापक तीर का चिन्ह, संस्थापक तीर का चिन्ह उपेंद्र या कृष्णराज, दोनों में से कोई एक नाम आपसे पूछ सकता है, कई बार पूछा गया है। उपेंद्र या कृष्णराज। ठीक है, एक लाइन यहां जरूर लिख दीजिए। देखिए इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक राजा भोज थे। इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक राजा भोज थे। राजा भोज थे जिन्हें सरस्वती का अवतार माना जाता है, जिन्हें सरस्वती का अवतार माना जाता है।
सरस्वती का अवतार माना जाता है। इसके बाद लिखिए चौहान वंश। चौहान वंश। अब इसकी 3 राजधानियां थी। पहली राजधानी है शाकंभरी। शाकंभरी। ठीक है। शाकंभरी या सांभर। सांभर भी इसका नाम है। शाकंभरी या सांभर। दूसरा लिख लीजिए अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर। और तीसरा लिख लीजिए अजमेर। 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 अहिछत्रपुर जहां लिखा है वहां ब्रैकेट में लिख दीजिए नागौर। आज का नाम क्या है? नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है नागौर? राजस्थान। अहिछत्रपुर। 3 राजधानियां थी। अब इस वंश से एक शासक का नाम भी पूछता है जिसने अजमेर शहर को बसाया। किसने बसाया अजमेर को? क्विकली को जवाब दें, तेजी से लिख दीजिए अगले पॉइंट में। देखिए प्रसिद्ध शासक अजय राज। प्रसिद्ध शासक अजय राज। ब्रैकेट में अजमेर बसाया। प्रसिद्ध शासक अजय राज जिसने अजमेर बसाया। अजमेर बसाया। ठीक है। पूछ सकता है आपसे अमृतसर किसने बसाया? वेरी गुड। किसने जमीन दी थी? अकबर ने जमीन दी थी। कितना जमीन दिया था? 500 बीघा जमीन दिया था। ठीक है। विभिन्न शहरों के संस्थापकों को भी ध्यान रखने का प्रयास करें। वैसे जब हम मुगल काल में अकबर में चलेंगे तो निश्चित रूप से इस पॉइंट की चर्चा वहां होगी ही होगी। ठीक है। अभी आगे चलते हैं। अब एक शासक तो आपने अजय राज को देख लिया जिसने अजमेर बसाया। एक शासक और भी हैं जिसके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा। तो लिख दीजिए अगले महत्वपूर्ण शासक। अगले महत्वपूर्ण शासक। अगले महत्वपूर्ण शासक पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा है। पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा है। दो दो तीन तीन बातें हर एक वंश में ध्यान रख लीजिए, उससे आपका कार्य हो जाएगा परीक्षा में। अब एक वंश है जिसका नाम है चंदेल वंश। इस कड़ी में यह भी कभी कभी पूछ देता है। तो लिखिए हेडिंग में चंदेल। चंदेल। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे नानुका। तो लिख दें
किसी का माइक ऑन हो तो कृपया बंद कर लें। आठ सौ इकतीस ईस्वी, नानू का 831 ईस्वी, इन्होंने चंदेल वंश की स्थापना की थी। ठीक है। अब लिखिए महत्वपूर्ण शासक। यशोवर्मन। 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 ठीक है। अब इसकी भी तीन अलग अलग राजधानियां रही। खजुराहो, कभी नहीं भूलेंगे। महोवा और कालिंजर। खजुराहो, महोवा और कालिंजर, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। अब हम एक लाइन और लिखेंगे इसमें। इस काल में दो मंदिर अपनी सांस्कृतिक बनावट को लेकर इतिहास का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करते हैं। कौन कौन से मंदिर हैं? खजुराहो का मंदिर, क्योंकि खजुराहो राजधानी भी है। और दूसरा क्या है? कंदड़िया महादेव का मंदिर। और किस राज्य में है खजुराहो? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और कंदरिया महादेव का मंदिर भी मध्य प्रदेश में है, जो अपनी सांस्कृतिक विशिष्टताओं को लेकर क्या है? प्रसिद्ध है। लिख दीजिए। लिखिए इस वंश की सबसे बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि, इस वंश की सबसे बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि, इस वंश की सबसे बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि खजुराहो का मंदिर एमपी, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश एवं एवं कंदरिया महादेव का मंदिर एवं कंदरिया महादेव का मंदिर मध्य प्रदेश उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय है। ठीक है। इस प्रकार हमने अरब और तुर्क आक्रमण को देख लिया है। अगली जो क्लास होगी इसमें वह दिल्ली सल्तनत पर होगी। लेकिन उसके पहले क्या है? बूस्टर फैक्ट्स बचा हुआ है, टेस्ट सीरीज बचा हुआ है। तो अभी हेडिंग बनाइए और लिखिए बूस्टर फैक्ट्स। बूस्टर फैक्ट्स। इसमें हम ऐसे बिंदुओं को देखते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और किसी न किसी माध्यम से चैप्टर के दौरान कई बार मिस हो जाते हैं। उन पॉइंट्स को हम यहां देखकर चलते हैं। पूछताछ की घड़ी आरंभ होगी। हाँ, बताया जाए। यशोवर्मन।
ठीक है, अब पूछताछ होगी आप सभी से। सबसे पहले राघव जी आप ही बताइए, आप बताएंगे कि कन्नौज की राजधानी कहाँ थी उस समय जब जयपाल का भी शासन था। कन्नौज में कई शासक रहे, तो राजधानी कहाँ बनाते थे? खास करके गढ़वाल वंश का बता दीजिए। गढ़वाल वंश समझ पाए कि नहीं? गढ़वाल वंश का क्लास नहीं किए हैं, अच्छा, टूट गया था तो इसमें। अच्छा, माइक बंद कर लिया जाए एक बार। दूसरे अभ्यर्थी से, पंकज कुमार जी एक बार वीडियो में आ जाएं। पंकज कुमार जी आवाज जा रही है? वरुण कुमार, हाँ पंकज जी आ गए। आप बताएंगे कि आज मैंने किस गढ़वाल वंश के शासक के विषय में पढ़ाया है? आप पूरे ग्रुप में से कोई, क्या आज गढ़वाल वंश की चर्चा हुई है? जयचंद के बारे में पढ़ाया है, तो राघव कुमार जी इसकी कक्षा आपकी छूटी नहीं है, हम आज ही पढ़े हैं। ठीक है, अब ये बताना है कि गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी थी। पहले पॉइंट में इसी को लिखिए। और गढ़वाल वंश कन्नौज का वंश था। याद रखिएगा कि जिस रास्ते से संयोगिता को उठाकर पृथ्वीराज लाया था, उसका आज भी उत्तर प्रदेश में नाम क्या है? संयोगिता मार्ग है, कभी नहीं भूलेंगे। लिख दीजिए। देखिए, गढ़वाल वंश की राजधानी वाराणसी थी। गढ़वाल वंश की राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बस तो कई लोग नहीं ही हैं, क्लास में उपस्थित नहीं हैं। काजल जी एक बार सामने आ जाइए। वीडियो बटन ऑन कर लें। आपको बताना है कि वाराणसी किस राज्य में है। कोई नहीं बताएंगे इसके अभ्यर्थी। वेरी गुड, चलिए, बहुत बढ़िया। मुझे ज्योग्राफी पढ़ाने में सुविधा होगी आगे। आप लोगों को राज्य तो पता है। ये समझ पाए, गढ़वाल वंश का शासक ही था जयचंद, जिसने पृथ्वीराज तृतीय अथवा पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था। आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। अब आप में से कोई बताइए, कोई भी जो हिंद शब्द है जिसका प्रयोग हम भारत के लिए करते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, हिंद शब्द किसकी देन है? वेरी गुड, अरब की देन है। और हिंद शब्द किस शब्द से लिया गया है? हाँ, एक सही जवाब आ रहा था, वरुण जी बता रहे थे। एक बार टाइप कर दीजिए, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आई है। टाइप भी कर देंगे तो मैं देख लूंगा यहां। कोई भी और? जो हिंद शब्द आया है वो इंडस से आया है। इंडस मतलब सिंधु नदी। ठीक है, इंडस मतलब सिंधु। इंडस से बना है हिंदस, HINDUS, हिंदू। और हिंद शब्द लिख दीजिए, क्योंकि हम सिंधु के किनारे बसी हुई सभ्यताओं में से हैं। देखिए, हिंद शब्द अरबों की देन है। हिंद शब्द अरबों की देन है। अरबों की देन है। ठीक है, अब फिर अगला क्वेश्चन, इस्लाम का जन्म किस देश में हुआ? अरब में हुआ। कहानी यह है कि प्रॉफेट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद, एक बार हीरा नाम की, हर्षी का रा कर वाला हीरा नाम की पहाड़ी के कंदराओं में जाकर तपस्या कर रहे थे, ऐसा कहा जाता है। तो उन्हें क्या हुआ? देवदूत के दर्शन हुए,
जिब्राइल, और उसी ने कुरान की शिक्षा दी, ऐसा कहा जाता है। ध्यान रख लीजिएगा, तो लिख दीजिए। देखिए इस्लाम शब्द, इस्लाम शब्द मत लिखिएगा, लिखिएगा इस्लाम। इस्लाम का जन्म अरब में हुआ। इस्लाम का जन्म अरब में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। देखिए पैगंबर मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति, पैगंबर मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति मक्का के उत्तर में, मक्का के उत्तर में, मक्का के उत्तर में माउंट हीरा, हर्षी कर रहा कर, माउंट हीरा नामक गुफा में हुआ। नामक गुफा में हुआ, जहां देवदूत जिब्राइल ने उन्हें कुरान की शिक्षा दी। देवदूत जिब्राइल ने उन्हें कुरान की शिक्षा दी, कुरान की शिक्षा दी। ध्यान रखिएगा इस्लाम धर्म मात्र 1500 वर्ष पुराना ही है, 1400 से कुछ अधिक। लेकिन आज के समय में जब आप गूगल में सर्च करेंगे, द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन दिस वर्ल्ड, द आंसर इज इस्लाम। इस्लाम उत्तर आएगा उसका, क्योंकि आज सबसे तेजी से फैलता हुआ धर्म है यह संसार में, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है। सबसे बड़ा धर्म कौन सा दिखाएगा? ईसाई धर्म दिखाएगा। हिंदू धर्म 3 नंबर पर में है, उसके बाद बौद्ध और जैन का स्थान है। इसको भी वैश्विक दृष्टिकोण से ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। तो आपने देख लिया कि जिब्राइल के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हुई। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। यह सबको याद है, सबको याद है। लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया शासक था। वेरी गुड, चलिए आपने याद तो किया है। अब एक प्रश्न का जवाब देना है इसमें। गोपाल तो सबको याद है। गोपाल ने राजधानी कहां बनाई थी पाल वंश की? बिहार में बनाई थी। अब बिहार में कहां बनाई थी, कौन बताएंगे? मुंगेर में। पूछा हुआ क्वेश्चन। और अभी बिहार दरोगा का फिर से निकला है इसमें, मद्य निषेध विभाग में, है ना। तो जो भी लोग उसकी परीक्षा दे रहे हैं वो मुंगेर को हर हाल में याद रखेंगे। ठीक है, इसको लिख दीजिए, लिख दीजिए अगले पॉइंट में। देखिए पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, जिसकी राजधानी मुंगेर थी। जिसकी राजधानी मुंगेर थी। ठीक है, ध्यान रखते हुए चलेंगे। मुंगेर बिहार में है, यह सबको पता होगा। ज्योति कुमारी आप बताइए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। आपको बताना है कि गोपाल ने बिहार में किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की और कहां की? गोपाल ने, नालंदा कुमारगुप्त ने किया था। पूरे ग्रुप से कोई?
हाँ, धर्मपाल ने किया था। गोपाल पूछ रहा हूं मैं। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ, कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए, इससे ये भी पकड़ा जाता है, पिछला भी कुछ लोग भूल गए हैं। कुछ लोग जबरदस्ती गोपाल को विक्रमशिला का संस्थापक बता रहे हैं। ध्यान रखना है, यही सब गलती हो जाती है परीक्षा में, पढ़कर गलत उत्तर को टिक लगा देते हैं, उसी पर क्या होता है, 10 नंबर कट ऑफ से डाउन हो जाते हैं। लिख दीजिए, लिखिए, गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये कहां पर है, तो बिहार शरीफ में है, बिहार में। बिहार शरीफ। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। नालंदा का कुमारगुप्त, विक्रमशिला का धर्मपाल और उदंतपुरी का गोपाल, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यदि कभी आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि पाल वंश का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली शासक, तो धर्मपाल बता देंगे। और धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना भी की थी। लिख दीजिए इसको फिर दोबारा। देखिए, पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल थे। पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल थे। सबसे महान शासक धर्मपाल थे, जिन्होंने जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में की थी। जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर अर्चना जी आप बताएंगे। आप बताएंगे कि जो पाल वंश के शासक थे वह किस धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म, कभी नहीं भूलेंगे। टेक्निक लगा सकते थे कि नालंदा में महायान की पढ़ाई किसने शुरू करवाई। टेक्निक लगा सकते थे, नालंदा से पकड़ सकते थे। लिखिए, पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। परीक्षा में नहीं भी याद रहे तो आप आसपास के तथ्यों से भी पकड़ सकते हैं। पाल वंश के संस्थापक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश के संस्थापक या शासक, शासक लिखिएगा, शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, पूरे ग्रुप में से कोई भी, एनीबॉडी, अब बताइए कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे। लिख दीजिए, इसका उत्तर क्या होगा, नागभट्ट प्रथम होगा। लिख दीजिए, लिखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। संस्थापक नहीं, वास्तविक संस्थापक कौन थे, पॉइंट पर ध्यान देंगे। ठीक है, संस्थापक नहीं लिखा रहे हैं, वास्तविक संस्थापक लिखा रहे हैं। वास्तविक संस्थापक का मतलब होता है जिसने उस वंश का चरमोत्कर्ष पर उत्थान किया, वह शासक। आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, ये आपने लिख लिया, गुर्जर प्रतिहार का लिख लिया।
आप में से कोई जवाब दीजिए कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के संघर्ष का अंतिम विजेता कौन था? प्रतिहार था। कोई प्रश्न? हाँ पूछिए। वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। नागभट्ट प्रथम। अब एक लिखाया हुआ पॉइंट पूछते हैं। प्रतिहारों के वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? मिहिर भोज। लिखवा दिए हैं इस मिहिर भोज के बारे में, लिख दीजिए। लिखिए, प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक मिहिर भोज था। प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक मिहिर भोज था। ठीक है, मिहिर भोज था। प्रतिहार में जब आप कॉपी खोलेंगे तो मिहिर भोज वहां लिखा हुआ है, उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन किसी और से पूछते हैं। सुनील जी आप बताइए, एक बार वीडियो में आ जाइए। आप बताएंगे कि दिल्ली, दिल्ली नगर जो आज का दिल्ली नगर है, इसकी स्थापना किसने और कब की थी? कोई भी। शासक का क्या नाम था? अनंगपाल। लिख दीजिए, इस पॉइंट को भी लिख दीजिए। लिखिए, दिल्ली नगर, दिल्ली नगर 11वीं सदी में, दिल्ली नगर 11वीं सदी में 11वीं सदी में तोमर नरेश अनंगपाल ने बसाया। तोमर नरेश अनंगपाल ने बसाया। अनंगपाल ने बसाया। ठीक है, कहा जाता है, उसकी भी अपनी एक कथा है। ठीक है, तोमर शासक ने किया था। देखिए, एक दो कथाओं में ढिल्लन के विषय में भी लिखा हुआ है, लेकिन इसका सही उत्तर है अनंगपाल, जिन्होंने 11वीं सदी में इस नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो यह मानक उत्तर है और यह तोमर वंश के थे, इसको ध्यान रख लेंगे। आगे चलेंगे। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? वेरी गुड। ये सबको याद रहेगा कि लिखवा दिया जाए फिर से? याद रहेगा, आपकी कॉपी में पहले से है। नेक्स्ट पॉइंट। अब अगला एक क्वेश्चन है, पूछ लीजिए। इसका संबंध, देखिए लुटियंस एक ब्रिटिश डिजाइनर थे, ध्यान दीजिएगा। ये ब्रिटिश टाइम की बात है। जो आज का हम दिल्ली देखते हैं, खास करके जो पुरानी दिल्ली का हिस्सा है, तो उसको डिजाइन किया था एडवर्ड लुटियंस ने उस जमाने में। जिसमें आप देखिएगा कि जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास जो 5 गेट हैं दिल्ली के, उसके भीतर की जो दिल्ली है, तो अंग्रेजों के जमाने में जो आज का डिजाइन खड़ा है वो एडवर्ड लुटियंस ने बनाया था। वह ब्रिटिश प्रशासन के दृष्टिकोण से बनाया गया था। उसका एक छोटा हिस्सा जो है वो लुटियंस दिल्ली के नाम से भी प्रसिद्ध है। लेकिन आज का जो दिल्ली है वो क्या है, बहुत बड़ा है, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। चलिए आगे चलते हैं। तो लुटियंस एक वास्तुकार थे। आजकल दिल्ली को कौन डिजाइन करता है? डीडीए डिजाइन करता है। जो काम कभी लुटियंस किया करते थे, वह उस रोल में आज दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आगे चलते हैं। हम राष्ट्रकूट पर थे। राष्ट्रकूट आप सभी को याद है।
कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। ये भी लिखवा दिए हैं पहले, फिर भी लिख लीजिए, इसको दोबारा लिख लीजिए, बहुत पूछा हुआ प्रश्न है। और राष्ट्रकूट वाला आप लोगों के भरोसे छोड़ दिया है कि आप याद कर लेंगे। दंती दुर्ग, दंती दुर्ग बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। लिखिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया। वहीं नीचे में लिख ही दीजिए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए, एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप में सभी से, जो त्रिपक्षीय संघर्ष हमने पढ़ा, जो 200 वर्ष तक चला, जिसमें अंतिम रूप से प्रतिहारों की विजय हुई, तो आपको बताना है कि किस प्रतिहार शासक ने पाल वंश के किस शासक को हरा दिया, और उस समय राष्ट्रकूट वंश के किस शासक को उसने हरा दिया। लिख दीजिए, ध्रुव ने हरा दिया था वत्सराज को, ठीक है, और धर्मपाल को, दोनों को हरा दिया था एक साथ, और अंतिम रूप से जीत गया था और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। और कन्नौज उसके पहले किस शासक की राजधानी थी 200 वर्ष पहले? हर्षवर्धन की। थानेश्वर किसकी राजधानी थी? हर्षवर्धन की ही राजधानी थी। और आप सभी बताएंगे कोई एक व्यक्ति की हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? 647, जहां क्या समाप्त हो गया? प्राचीन भारत समाप्त हो गया। और हर्षवर्धन किस वंश का था? पुष्यभूति या वर्धन वंश का था। ठीक है, लिख दीजिए, देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष में, त्रिपक्षीय संघर्ष में, त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय प्रतिहारों की हुई थी। अंतिम विजय प्रतिहारों की हुई थी, लेकिन लेकिन मध्य में, लेकिन मध्य में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने प्रतिहार शासक वत्सराज, प्रतिहार शासक वत्सराज एवं पाल शासक धर्मपाल को हराया था। पाल शासक धर्मपाल को हराया था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ध्रुव में वैसे मैंने लिखवा दिया है इस पॉइंट को, वहां भी एक बार ऐसी स्थिति बनी जब राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने दोनों को परास्त कर दिया था। और कोई बताएंगे कि हर्षवर्धन का दक्षिण अभियान किसने रोक दिया था? किस वंश का था? चालुक्य वंशीय शासक था, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु,
चोल वंश मैंने पढ़ा दिया है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। और चोल वंश के शासक भी आपको याद होंगे, जिसमें राजराज को कभी नहीं भूलिएगा और राजेंद्र को कभी नहीं भूलना है। ठीक है, राजेंद्र ने गंगज कोंड की उपाधि भी धारण की हुई थी और राजेंद्र ने अंतिम रूप से श्रीलंका पर विजय प्राप्त करके अनुराधापुर को अपनी राजधानी बनाई थी, जबकि राजराज उसके पिता थे और सफल नहीं हो पाए थे श्रीलंका के विजय में। तो ये सब वैसे आप सभी को याद ही होगा, फिर भी लिख दीजिए। चोल वंश की संस्थापना विजयालय ने की थी। चोल वंश की संस्थापना विजयालय ने की थी, जिसकी राजधानी कहां थी? जिसकी राजधानी कहां थी? लिखवा दिए थे। तंजावुर या तंजौर भी कह सकते हैं। जिसकी राजधानी तंजौर थी। जिसकी राजधानी तंजौर थी। तंजौर थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय हुआ। राजेंद्र प्रथम के समय हुआ। चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय हुआ। जिसने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की। गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की एवं चोल गंगम नामक तालाब की स्थापना की। विशाल तालाब लिख देंगे। चोल गंगम नामक विशाल तालाब की स्थापना की। ठीक है, अगले प्रश्न का जवाब कोई ऐसे अभ्यर्थी देंगे जिन्होंने आज तक किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया हो। कोई ऐसा व्यक्ति है इसमें? चलिए, कोई भी दे सकते हैं। आप ये बताइए कि जो कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न हैं, त्रिरत्न, वो कौन कौन है, आदित्य जी को छोड़कर? वेरी गुड। पंपा, पोन्ना और रन्ना। ये आपकी कॉपी में है, तो क्या इसे लिखवाने की आवश्यकता है? इसको छोड़ देते हैं, ये हमने पहले ही लिख लिया है। चोलों की सबसे बड़ी शासन की विशेषता क्या क्या थी? स्थानीय स्वशासन, नौसेना, तो सब आपने लिख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इससे अलग। अब जैसे मैंने उस समय बता दिया था कि इसका उल्लेख कहां मिलता है, स्थानीय स्वशासन का किस अभिलेख में मिलता है? परांतक के किस अभिलेख में? उत्तर मेरुड़ अभिलेख में। कॉपी में सब लिखा हुआ है पहले से, एक बार देखने की आवश्यकता है। परांतक के उत्तर मेरुड़ अभिलेख में चोलों के स्वशासन की जानकारी मिलती है। स्थानीय स्वशासन कभी नहीं भूलेंगे। लिख दीजिए दोबारा, लिखिए। परांतक के उत्तर मेरुड़ अभिलेख में, परांतक के उत्तर मेरुड़ अभिलेख में
अभिलेख में चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया है एक पॉइंट कि नटराज की जो प्रतिमा है उसका संबंध भगवान शिव से है, जिसमें 4 भुजाएं मिली है। कहां से मिला है यह प्रतिमा, किस मंदिर से मिला है? बृहदेश्वर के मंदिर से। इसको आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नंदी के बारे में भी लिखवा दिए थे। लिखिए, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में अरब शासक मोहम्मद बिन कासिम ने किया। 712 ईस्वी में अरब शासक मोहम्मद बिन कासिम ने किया, जिसमें दाहिर को हराकर सिंध प्रांत जीत लिया। दाहिर को हराकर सिंध प्रांत जीत लिया। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि सबसे पहला इस्लामी आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। पूछेगा किस देश का था, तो अरबी था, अरब का था। किसको हराया? तो दाहिर को हरा दिया। दाहिर कहाँ का शासक था? तो दाहिर सिंध का शासक था। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही, मध्यकाल की शुरुआत में ही हमने इसे देख लिया था मध्य में कहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भारत में अरब आक्रमण के साथ ही भारत में अरब आक्रमण के साथ ही इस्लामी संस्कृति का प्रसार बढ़ गया। इस्लामी संस्कृति का प्रसार बढ़ गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 610 में प्रोफेट मोहम्मद को ज्ञान मिलता है और लगभग 712 में, यानी 102 साल के अंदर में, ठीक है, 102 साल के अंदर में ही इस्लामी शासक भारत तक पहुंच जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसी भी धर्म के सही संस्थापना के लगभग 100 साल में वह इस तरह से फैल फैल गया। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु देखिए, इस्लाम धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल मक्का है। इस्लाम धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल मक्का है, जो सऊदी अरब में स्थित है। जो सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए उसकी जो भाषा है, अरब में भाषा अरबी है। ठीक है, भाषा जो अरब की है वो अरबी है। शुरुआत वहीं से हुई है, बाद में फारसी बनी। इसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन शुरुआत चूंकि अरब से है तो पहली भाषा क्या है? अरबी है। और इसीलिए हमने अरबी लेखकों की भी चर्चा की है मध्यकाल में। आगे चलते हैं। कौन सी लिपि होती है इस अभी? रुष्टि भी नहीं है। हम्म, हम्म। कौन सी लिपि, कौन बताएंगे? कोई? क्या कहा, दोबारा बताइए।
नहीं नहीं नहीं। और कोई? उनकी लिपि भी अरबी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सब कुछ अरबी है, उसे अरबी ही कहते हैं क्योंकि मूल ही वही है। ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश के संदर्भ में रोमन को जरूर याद रखिएगा, लेकिन इसके संदर्भ में अरबी को ही ध्यान रख लेंगे, अरबी ही है, क्योंकि उसके पहले उस तरह की लिपि का कहीं भी प्रादुर्भाव देखने को नहीं मिलता है। आगे चलेंगे। वो बाद की भाषा है, वो रूपांतरण है। ठीक है, अरबी अलग भाषा है, फारसी अलग भाषा है, और उर्दू जो हम लिखते हैं आज के समय में उसकी भी लिपि अरबी ही है, वही लिपि है जो लिपि पहले चलती थी। लेकिन क्या है कि भाषा बदल गया और उसमें हिंदी के लगभग 50% शब्दों का समावेशन है। आवाज जा रही है क्या? आ रही है ना? राघव जी ने सही पकड़ लिया, बैटरी चार्ज नहीं था, है ना? आगे चलते हैं, मूल बातों पर आते हैं। तो हम चल रहे थे लिपि की दुनिया में। ध्यान रखिएगा कि जो इस्लाम है, क्योंकि उसका अभ्युदय ही अरब में हुआ है, उसके पहले क्या होगा, उसकी कोई लिपि नहीं थी, तो उस लिपि को अरबी लिपि ही कही जाती है। और जब हम उर्दू के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हैं तो उर्दू बाद में विकसित हुई, जिसमें आज भी आप देखिएगा कि 50% शब्द हिंदी के समावेशित हैं। और उसी तरह से जिस तरह से हिंदी के शब्द उर्दू में चले गए, उसी तरह से उर्दू के शब्द भी हिंदी में आ गए। यदि आप अपनी भाषा शैली पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे भले ही आप कितने ही अच्छे और शुद्ध हिंदी के वादक क्यों ना हो, लेकिन बीच में उर्दू का शब्द निकल ही जाएगा। और यह इस्लामों के आगमन के बाद ही हुआ है, इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था। ध्यान रखिएगा कि जो हिंदी है वह संस्कृत का अपभ्रंश है। पहले की जो हिंदी थी उसका स्तर बिल्कुल ही अलग था। और आज भी क्या है, जिनकी हिंदी बहुत टॉप क्लास की है वो 99% तक शुद्ध हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन चूंकि अब परिवेश में रहते रहते क्या होता है, एक आध प्रतिशत शब्द उर्दू का कहीं ना कहीं समावेशित हो जाता है। ठीक है, और कई शब्द हैं, जैसे मैं कहता हूं कि लफ्ज उर्दू का शब्द है। ठीक है, शिकायत क्या है, उर्दू का शब्द है। ध्यान रखिएगा, उर्दू का ही शब्द है। ऐसे कई शब्द हैं। मिजाज उर्दू का शब्द है, लेकिन हम दैनिक दिनचर्या में इसका प्रयोग करते हैं। तो अभी भी जो लिखी जाती है तो अरबी और फारसी के संयुक्त लिपि में लिखी जाती है, लेकिन पहले यह अरबी में लिखी जाती थी। ठीक है, और इंग्लिश के संदर्भ में भी ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश का भी इतिहास कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। लगभग मान के चलिए कि 500 ईस्वी के आसपास इंग्लिश का आविर्भाव हुआ है। उसके पहले इस संसार में इंग्लिश जैसी कोई चीज़ नहीं थी। और उसमें भी 3 एज हैं। रेनेसेंस, ठीक है, जिसको पुनर्जागरण की अवस्था भी कहते हैं। उसके बाद ऑगस्टन एज और रोमांटिक रिवाइवल। इस 3 चरणों से इंग्लिश भी गुजरा है। और आज का इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश के ज़माने में है, जहाँ दुनिया के अलग अलग 15 से 20 भाषाओं के शब्द इंग्लिश ने उधार लिए हैं, जैसे चॉकलेट, बरामदा, ठीक है, गुरु।
ये सब डायरेक्ट इंग्लिश में क्या है, अन्य भाषाओं से अडॉप्टेड वर्ड्स हैं। जैसे बालकनी, ये सब क्या है, दूसरी भाषाओं का शब्द है, लेकिन हूबहू इंग्लिश में इसका उपयोग किया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। इंग्लिश की अपनी अलग कथा है। जब इंग्लिश का विकास शुरू हुआ तो उसमें एंग्लो, सेक्शन और सेल्टिक 3 प्रजातियां रहा करती थी, जिसमें आपस में लड़ाई हुई। और कहते हैं कि सेक्सन लड़ाई छोड़कर भाग गया और एंग्लो और सेक्सन के बीच लकड़ियों के गट्ठर को लेकर लड़ाई शुरू हुई थी। और उस लड़ाई के दौरान क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे को खूब पीटा और एक ने दूसरे को पानी में फेंक दिया। उसने क्या कहा, पानी बचाओ। पहला जो वर्ड था वो क्या निकला उससे, एक्वा निकला, जहां से हम जल को जोड़ कर देखते हैं। ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे अन्य शब्दों का विकास हुआ। आज भी इंग्लिश के ग्रामर का विकास ठीक से हो नहीं पाया है। यदि हम इंग्लिश में 2 वाक्य कहें तो आप आज भी लिंक का पता नहीं लगा सकते। ये स्थिति है। जैसे मैं कहता हूं कि वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वे लोग जा रही हैं, दे आर गोइंग, पता ही नहीं चलता है कि जेंडर क्या है, पता ही नहीं चलता है। आज भी यदि इंग्लिश के ग्रामर को आप देखेंगे तो उसमें सिंगुलर और प्लूरल को लेकर बड़े मतभेद हैं। जैसे यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। आर तो बहुवचन है, हैं, लेकिन तुम जा रहे हो, एक व्यक्ति है, तो भी देखिएगा कि यू के साथ आर लग जाता है, जबकि इज लगना चाहिए नियमतः। ई के साथ इज लगता है, सी और इट के साथ इज लगता है, एक वचन में नाम के साथ। तो वहां भी क्या है, विकास के दौर में अंग्रेजी है। एक अच्छी डिक्शनरी है मैरियम वेबस्टर, आप सभी ने नाम सुना होगा उसका। मैरियम वेबस्टर एक ऐसी डिक्शनरी है जिसमें जो इंग्लिश के नवीनतम शब्द होते हैं, सब परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सब पूछा जाता है, जीएस में पूछा जाता है कि अंग्रेजी की किस डिक्शनरी में नवीनतम शब्द संकलित किए जाते हैं, तो उसका नाम है मैरियम वेबस्टर। तो जितने भी नवीनतम शब्द आज भी बनते हैं उसे उस डिक्शनरी में जोड़ा जा रहा है और इंग्लिश का धीरे धीरे विकास किया जा रहा है। इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। मैं आगे चलूंगा। एक लास्ट पॉइंट आज का लिख लीजिए। देखिए, राष्ट्रकूटों के 5 अभिलेख कर्नाटक से मिले हैं। राष्ट्रकूटों के 5 अभिलेख कर्नाटक से मिले हैं, कर्नाटक से मिले हैं। राष्ट्रकूटों के 5 अभिलेख कर्नाटक से मिले हैं, मिले हैं। ठीक है। तो ये थी अन्य बातें, बूस्टर फैक्ट्स। अब हमारी जो अगली कक्षा होगी उसमें हम एक शॉर्ट टेस्ट सीरीज को देखते हुए और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे। मैंने पहले भी कह दिया था कि मध्यकाल थोड़ी अधिक गति में चलेगा, क्योंकि मध्यकाल में क्या है कि बहुत अधिक पुराना नहीं है और उस फैक्ट को हम आज के तथ्य से भी जोड़कर देख पाते हैं। उसमें क्या है कि प्राचीन भारत के जैसे उतनी गहराई नहीं है, बस युद्ध है, शासन है, सामाजिक व्यवस्था है, संस्कृति है, प्रशासन है, और जो सामाजिक राजनीतिक प्रभाव पड़े उन्हीं पक्षों का हम वहाँ अध्ययन करते हैं। तो तेजी में कक्षा अभी आगे बढ़ेगी और बहुत जल्द हम आधुनिक भारत तक पहुंच जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। अगली कक्षा में फिर हम दिल्ली सल्तनत को देखेंगे। सभी का धन्यवाद। आप ग्रुप लीव कर सकते हैं। शुभ रात्रि। गुड नाइट।